बच्चों क्लास 11 फिजिक्स हाफ ईयरली एग्जाम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको साइड में नोट्स भी दिख रहे होंगे। इस सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको यहाँ आई बटन में भी दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं। इक्वल वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स एंड इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर किसी गिवन वेक्टर का ही होगा। सपोज ये एक वेक्टर हमें गिवन है तो इसका अपोजिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड सेम, तो ये हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर। तो ये नेगेटिव वेक्टर इस गिवन वेक्टर का है। कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर में वेक्टर स्टार्ट होते हैं सेम पॉइंट से। जैसे ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये इनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये वेक्टर्स कोइनिशियल वेक्टर्स हैं। कोप्लेनर वेक्टर, जैसे एक्स वाई एक्सेस हम लेते हैं कि ये हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ले लिए हैं, तो इसमें जितने भी वेक्टर्स लाई कर रहे होंगे वो सब कैसे होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। अब ये एक्सेस एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्लेन में होने चाहिए, तो ये होते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर्स, नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय, एक वेक्टर है उसको डिवाइड कर दिया, इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पर ऐसे ये कैप लगाते हैं, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है। तो अगर किसी वेक्टर की कोई डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है तो वो यूनिट वेक्टर है। तो अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर्स को जब एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग लिया जाता है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो इनके अलोंग लिया जाता है तो एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं आई कैप, यहाँ y के अलोंग लेते हैं j कैप और z के अलोंग लेते हैं k कैप। तो i, j और k ये यूनिट वेक्टर्स लिए जाते हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। उसके बाद आता है नल वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी इक्वल मैग्नीट्यूड के डिस्प्लेसमेंट हैं, वो अगर सब्ट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पर मिलता है हमें नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, जिसकी कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती। तो ये कुछ हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कर ली हैं। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। जनरली इसमें से क्वेश्चन आता ही है, तो पहले हम देख रहे हैं इसमें ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड में हमें पहले इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए। So according to triangle method of vector addition, if two vectors are taken, two sides of a triangle in an order, then ये जैसे हमने a और b vectors लिए, तो if two vectors are taken as two sides of a triangle in an order, then the closing side in opposite direction gives resultant। तो ये जो क्लोजिंग साइड है ट्रायंगल की इन अपोजिट ऑर्डर और इन अपोजिट डायरेक्शन जिसमें ये चल रहे थे दोनों, उसके जस्ट अपोजिट, तो वो हमको रिजल्टेंट देता है। तो अगर दो वेक्टर हमें ए और बी दिए हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट आर हम ट्रायंगल मेथड से, यहाँ से हम एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इस वेक्टर को आगे बढ़ा देते हैं। अब सपोज ये हमने इसको ओ नाम दिया, इसको पी, इसको क्यू, और यहाँ परपेंडिकुलर है, इसको हमने एन नाम दे दिया। मान लेते हैं कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर तो दोनों के बीच का एंगल ऐसे आएगा थीटा। तो ये एंगल इनके एंगल बिटवीन ए एंड बी है। एंड द रिजल्टेंट मेक्स एंगल अल्फा फ्रॉम द वेक्टर ए, क्योंकि हमें डायरेक्शन निकालनी है तो हमें ये अल्फा निकालना होगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ क्यू एन। तो इसको ले लेंगे हम। उससे पहले हम यहाँ पर ये वैल्यूज लिख देते हैं कि जो ओ पी है उसका मैग्नीट्यूड है ए, पी क्यू का मैग्नीट्यूड है बी, ओ क्यू का मैग्नीट्यूड है आर, पी एन। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू एन, इस ट्रायंगल में पी एन बेस है और ये वेक्टर जो पी क्यू है वो क्या है? वेक्टर बी। तो ये क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा। बेस की साइड कॉस आता है ना, और ऐसे ही क्यू एन क्या आ गया? बी साइन थीटा आ गया। तो अब हम यहाँ पर पहले निकालेंगे मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, कि आर वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम पाइथागोरस यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। समझ गए आप? पाइथागोरस लगा दी हमने किसमें, इन ट्राइंगल ओ क्यू एन में। ओ क्यू की वैल्यू है आर स्क्वायर, ओ एन की वैल्यू है ओ पी प्लस पी एन, इसका स्क्वायर, क्यू एन की वैल्यू है बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं ओपी क्या है, ए, पी एन क्या है, बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है, और इधर ये आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, और इधर ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ए स्क्वायर ऐसे ही लिख लिया, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर लास्ट में ये 2ab कॉस थीटा की टर्म, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाता है। अब लास्ट टर्म जो है 2ab कॉस थीटा, तो ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो आर स्क्वायर था, तो आर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ आप ऐसे ये मेंशन कर देंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए ये सिर्फ बी स्क्वायर बचा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब हमें देखनी है डायरेक्शन इसकी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर विद वेक्टर ए। तो वापस ट्राइंगल में आ जाते हैं, हमें चाहिए ये अल्फा, तो फिर से हम वही ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ओ क्यू एन, और इसमें हम tan अल्फा ले लेंगे। इन ट्राइंगल ओ क्यू एन tan अल्फा इज इक्वल टू, ट्राइंगल में देखिए आप tan अल्फा क्यू एन अपॉन ओ एन आ जाएगा, क्यू एन अपॉन ओ एन, क्यू एन अपॉन ओ एन क्या है, ओ पी प्लस पी एन। अब हम यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं, क्यू एन, यहाँ से देखिए आप क्यू एन क्या है, परपेंडिकुलर, क्यू एन की वैल्यू है बी साइन थीटा, और इधर ओ पी है ए और पी एन है बी कॉस थीटा, तो ये सब इसमें रख देते हैं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आ गया tan अल्फा, जिसने हमें डायरेक्शन बता दी कि ए वेक्टर के साथ ये रिजल्टेंट वेक्टर कितने एंगल पर होगा, इससे हम अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, थीटा अगर हमें पता है तो हम ये निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितने एंगल पर है, मतलब क्या डायरेक्शन है उसकी। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, सपोज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है कि एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर इस तरह से परपेंडिकुलर है, तो ये रिजल्टेंट आ गया। तो जस्ट ये पाइथागोरस से आ जाता है, या आप इसमें थीटा को 0 रख के भी देख लें, तब r की वैल्यू आ जाती है r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ cos 90 क्या हो जाता है 0, तो ये 2ab cos थीटा वाली टर्म पूरी खत्म हो जाती है, जस्ट ये इतना ही बचता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऐसे ही अगर हम अल्फा देखें तो यहाँ पर साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ b बचेगा, tan इनवर्स और यहाँ b अपॉन में देखिए cos 90 0 हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ a, तो ये आ जाता है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्ट आपने ऐसे देखा होगा कि r और अल्फा हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है बच्चों ट्रायंगल मेथड, इसका स्टेटमेंट भी हमने देख लिया। अब इसी में सेकंड है पैरेललोग्राम्स मेथड।
वेक्टर एडिशन के पैरेललोग्राम मेथड भी बिल्कुल सेम है, जस्ट हमें क्या करना है, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करना होता है कि जैसे हमने वेक्टर ए इस डायरेक्शन में लिया है तो अब वेक्टर बी यहाँ ना लेकर हम यहाँ लेंगे इस तरीके से। तो अब ये पैरेललोग्राम्स की दो एडजेसेंट साइड बन जाएंगी। ये बी वेक्टर है, अब ए के पैरेलल यहाँ पर हमने ये वेक्टर ले लिया और बी के पैरेलल ये यहाँ वेक्टर ले लिया, और जस्ट फिर ऐसे ही हम इसका ये डायगोनल ले लेंगे। यहाँ ओ जो है ये कोइनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और इधर ये परपेंडिकुलर ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे, ये थीटा आ जाएगा, ये अल्फा आ जाएगा, ओ यहाँ ऐसे ही पी, और इधर क्यू, इधर एन। तो आप देख रहे हैं सेम डायग्राम है, तो बिल्कुल सेम मेथड रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। जस्ट चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, स्टेटमेंट। इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, then the diagonal of the parallelograms with the same co-initial point of vectors gives resultant of the two vectors। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि co-initial point है तीनों वेक्टर के लिए, ए बी और आर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अल्फा रिजल्टेंट है। सेम डेरिवेशन, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो भी लिखना है सब सेम रहेगा, सेम एज फॉर ट्राइंगल मेथड। इसके बाद बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक बहुत ज़रूरी होता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे कोई क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी एक वेक्टर के आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो जैसे हमें कि वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, कोई ये सपोज वेलोसिटी है यहाँ, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे तो ये हो जाएगा वी एक्स, और ये वाई एक्सिस के अलोंग ये हो जाएगा वी वाई। तो वी एक्स जो है ये वी एक्स वैक्टर, वी वाई वैक्टर, तो वी एक्स वैक्टर को हम लिखते हैं वी कॉस थीटा, और वी वाई वैक्टर जो है उसको लिखते हैं हम वी साइन थीटा। और ये जो वी वेक्टर है ये इक्वल होता है वी एक्स और वी वाई वैक्टर के सम के। तो ये हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहाँ से ही हम जो भी ये फिर ऐसे ही हो गया कि इधर परपेंडिकुलर इधर परपेंडिकुलर, मान लेते हैं कि ये है एंगल यहाँ पर थीटा, तो फिर इसमें ऐसे ही आ जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि ये है वी वाई, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, इससे एंगल निकाल लिया जाता है। और v का रिजल्टेंट ये जो हमने लिखा है वी एक्स प्लस वी वाई, ये किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। तो ऐसे ये v का मैग्नीट्यूड आ जाता है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो इस पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। एनसीईआरटी में ये हमें पढ़ने को मिलता है पहले वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में, लेकिन हम वेक्टर्स में ही पढ़ लेते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। मीन्स अगर इधर हमने कोई एक वेक्टर ऐसे ए लिया है और इधर ये कोई वेक्टर हमने बी लिया है, तो इसका प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में ही आता है। ए का प्रोजेक्शन अगर ये थीटा एंगल पे है तो यहाँ आता है ए कॉस थीटा। तो बी का मैग्नीट्यूड और ए का प्रोजेक्शन, इनका जो ये प्रोडक्ट है ये होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये है स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कि अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो इसका मतलब है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा है ना, तो cos 90 परपेंडिकुलर मतलब cos 90, तो cos 90 जीरो, इसलिए जीरो आ गया। अगर वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी, ए बी आ जाएगा, ये है ना, cos जीरो क्या होता है 1। अब यही चीज आई जे के लिए भी पूछ ली जाती है। तो अगर हम यहाँ पर x और y एक्सेस के लिए i और j यूनिट वेक्टर्स ले रहे हैं, कि ये है x एक्सेस ये है y एक्सेस, तो इस साइड i कैप और इस साइड j कैप ऐसे ले रहे हैं, और एक तीसरा एक्सेस हमने लिया ये z एक्सेस, तो इधर हम ये k कैप ले रहे हैं। ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ऑब्वियसली, पता है आपको। तो अगर i डॉट i लेंगे हम,
तो वो इक्वल होगा जे डॉट जे के इक्वल होगा के डॉट के और ये आएगा 1, क्योंकि ये सब एक ही एक्सेस में है, मतलब इन सब के लिए थीटा 0 है और थीटा 0 है तो कॉस 0 क्या होता है 1, इसलिए ये सब की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन इससे अलग अगर आई डॉट जे ले रहे हैं या जे डॉट के ले रहे हैं या फिर के डॉट आई, कुछ भी इस तरीके का ले रहे हैं, तो ये आ जाता है 0, क्योंकि अब ये आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो थीटा आ गया 90 डिग्री और कॉस 90 क्या होता है 0, इसलिए इन सब की वैल्यू 0 आ जाती है, इस तरीके के जो भी आएंगे। स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव भी होता है, जैसे हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज में ही ये लिख ले रहे हैं। अगर a डॉट b है तो यही b डॉट a के इक्वल आएगा, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। एग्जाम्पल की बात करें इसके तो w इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ये एग्जाम्पल हो जाता है स्केलर प्रोडक्ट का। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। शो दैट वेक्टर a दिया हुआ है 3i और वेक्टर b दिया हुआ है 4j। तो आप वैसे ही देख सकते हैं कि एक x एक्सिस के अलॉन्ग है और एक y एक्सिस के अलॉन्ग, तो परपेंडिकुलर ही होगा। लेकिन हम इसको अगर प्रूव करें तो शो दैट वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम यहाँ इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। a वेक्टर 3i डॉट 4j मीन्स 12 i डॉट j। अब i डॉट j हमने देखा क्या होता है, ये 0, तो इसलिए a डॉट b इज इक्वल टू आ गया 0 और 0 आ गया है मीन्स ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। हेंस a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ऐसे कोई हमें बड़ी वैल्यूज दी होंगी तो उनके लिए भी हम इसी तरीके से सबका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें सिर्फ फाइंड करना है a dot b। If a vector is given as 3i minus 4j plus k and b vector is equal to 4i minus 2j plus k, तो हम यहाँ पर a डॉट b निकालेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 12 आ गया। i डॉट i क्या होता है 1, तो वो 1 हो गया। 4j और 2j की मल्टीप्लाई तो 4 टू ज़ा 8, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ गया 8। फिर k की k से मल्टीप्लाई, दोनों में ही 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 4 और 8 20 प्लस 1 21, तो a डॉट b की वैल्यू आ गई 21 यूनिट। हमें एंगल भी फाइंड करने के लिए आ सकता है, तो अगर हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, इनके बीच अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा हम ऐसे निकाल लेंगे वेक्टर a वेक्टर b अपॉन ए बी। a डॉट b बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने ये यहाँ फाइंड किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 21। a यहाँ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे निकाला जाता है, जैसे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड लेना है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और यहाँ k का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका स्क्वायर मीन्स जो भी कोफिशिएंट i j k के हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो a क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। b वेक्टर के लिए 4 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। एंगल थीटा हमें डिग्री में चाहिए तो हम इन सब के स्क्वायर रूट निकाल के डिवाइड करेंगे और फिर वो वैल्यू टेबल में देखनी होती है। वेक्टर प्रोडक्ट और देख लेते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट हमको NCERT पढ़ाती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर में, लेकिन हम वेक्टर चैप्टर में ही पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ है a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर जो हमें डायरेक्शन बताएगा a क्रॉस b की, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों a क्रॉस b, ये a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और सपोज ये प्रोडक्ट आ रहा है अगर c के इक्वल, तो c a और b के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर a वेक्टर सपोज इस डायरेक्शन में है कोई और b वेक्टर कोई इस डायरेक्शन में है, जैसे ये b वेक्टर है, तो हम इनको एक प्लेन में ले लेंगे
और उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ये सी वेक्टर। इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ये सी वेक्टर आएगा। इसकी डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। मीन्स सी परपेंडिकुलर होगा ए के, सी परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, और ये ए क्रॉस बी में ए और बी तो परपेंडिकुलर होते ही हैं आपस में, तो ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। डायरेक्शन देखते हैं हम सी की मैक्सवेल स्क्रू रूल से। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाता है ए बी। और अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मीन्स इनके बीच का एंगल 0 है, तो उस टाइम पर ए क्रॉस बी ये आ जाता है 0, क्योंकि पैरेलल हैं तो थीटा 0, और यहाँ परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 है तो साइन 90 1 आ गया, और यहाँ पर साइन 0 0 हो गया। ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में पहले ए लें या फिर पहले बी लें, कैसे भी डॉट प्रोडक्ट निकाल लें आंसर सेम आएगा, लेकिन ये जो है ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, इसमें अपोजिट डायरेक्शन आ जाती है। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। अब ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है? कोई वेक्टर ए दिया हुआ है जैसे 3i माइनस 2j प्लस के, ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं, और वेक्टर बी दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस के। तो हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो यही ध्यान देना है कि ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं अगर हम, तो ऊपर हमें सबसे पहले यहाँ तो लिखना होता है आई जे के, फिर उसके बाद हम ए के कोफिशिएंट लिखेंगे, तो यहाँ आई का कोफिशिएंट 3 माइनस 2 और ये 1, ऐसे हमने जे और के कोफिशिएंट लिख लिए। फिर बी, यहाँ बी के लिए आ जाएगा 2 माइनस 3 और इधर 1। बस ध्यान यही देना है कि कभी भी अगर हमें जैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हमें ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले क्या दिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि टॉर्क निकालने के लिए दे देते हैं कि जैसे ए जो है उसको बोल दिया कि ये फोर्स वेक्टर है, इसको बोल दिया कि ये आर वेक्टर है। तो टॉर्क कैसे निकलता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, तो आपको पहले आर को लिखना है ना कि एफ को, ये गलती हो जाती है, तो इसका ध्यान देंगे कि यहाँ पहले आप आर लिखेंगे, ये 2 माइनस 3 के ये ऊपर आ जाएगा फिर, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि ए क्रॉस बी के लिए हमें क्या करना होता है। पहले हम ये आई है तो आई लिखेंगे, अब यहाँ ब्रैकेट, तो हम यहाँ से चलेंगे इस साइड, आई वाली लाइन को छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। 1 से -2 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस आता है। अब -3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, एक माइनस ऑलरेडी है तो ये +3 हो गया। फिर अब जे लेते हैं, जे को हम यहाँ माइनस में लिखते हैं, माइनस जे। अब फिर से उसी तरीके से प्रोडक्ट, जे वाली लाइन को छोड़ देंगे और 1 की मल्टीप्लाई फिर इस 3 में होगी, तो यहाँ 3, फिर माइनस आएगा ब्रैकेट में, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 में, तो ये आ जाएगा -2। फिर हम लेंगे के, ऐसे ही के वाली लाइन छोड़ देंगे, -3 की 3 में मल्टीप्लाई हुई -9, 2 की मल्टीप्लाई -2 में हुई -4, और एक फॉर्मूले में जो माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया आई प्लस 3 माइनस 2 1, तो ये आ गया -जे, और इधर ये -5k, तो ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ भी हमें बोला जाए ना कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो वो हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल देंगे, क्योंकि हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो चाहे हम क्रॉस प्रोडक्ट लें या डॉट प्रोडक्ट, जो हमें इजी रहेगा, एंगल तो सेम ही आने वाला है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को एक प्लेन में देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, तो इसको हम प्लेन में देखेंगे तो अलोंग एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लेंगे, तो एक्स एक्सेस के अलोंग ये हो जाएगी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और ऐसे ही वाई एक्सेस के अलोंग वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस
AYT। बच्चों आपको इस चैप्टर की समरी में ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला टॉपिक बिल्कुल डिटेल में मिलेगा। ये जो हम यहाँ पर इक्वेशंस लिख रहे हैं तो वहाँ पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब किस तरीके से आती हैं इक्वेशन आपको डिटेल में मिलेगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि काइनेमेटिक इक्वेशंस अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे लिखी जाती हैं। S is equal to ut plus half a t square। x एक्सिस के अलॉन्ग हम इसको लिखते हैं x is equal to x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और y एक्सिस के अलॉन्ग y is equal to y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पर आप ये जो x नॉट y नॉट देख रहे हैं ये है पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0। अगर पार्टिकल ऑलरेडी मोशन में है तो t इज इक्वल टू 0 पर भी उसकी कोई पोजीशन होगी, वो ये x नॉट y नॉट बताता है। अब थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको दोनों एक्सेस के अलॉन्ग लेंगे तो ऐसे ही वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और यहाँ पे x लिख देंगे s की जगह। y एक्सेस के लिए हम इसे लिखेंगे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर 2ay, और यहाँ पर y। अब ये जब हम तीनों इक्वेशन को दोनों एक्सेस में लिखना सीख चुके हैं तो अब देखते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में 100% आता ही है, 100% आता है ये, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो कर दे उसके बाद उसकी मोशन बाकी एक प्लेन में हो, ग्रेविटी के अंडर में हो बस, तो उसको उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल क्या है, एनी ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन एंड फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। किसी ऑब्जेक्ट को जब किसी हाइट से थ्रो किया जाता है, ये है एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से पैरेलल टू एक्स एक्सेस थ्रो किया जाता है, इस डायरेक्शन में उसको स्पीड दी गई इनिशियली और फिर वो ग्रेविटी के अंदर इस तरीके से गिरा, उसने आके हिट किया ये v वेलोसिटी से। तो ये है h हाइट जिससे उसको थ्रो किया गया, ये है r जितनी दूर वो जाकर गिरा, और ये u एक्स एक्सिस के अलोंग ही सिर्फ उसको वेलोसिटी दी जाती है, वाई एक्सिस के अलोंग उसको इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं दी जाती, लेकिन उसके बाद दोनों एक्सिस में उसकी वेलोसिटी होती है। ये वेलोसिटी तो यू एक्स ही रहेगी, किसी भी टाइम पे देखें तो वी एक्स यू एक्स सेम ही रहेंगे, और यहाँ पर ये वेलोसिटी इसकी वी वाई हो जाएगी। यहाँ पर ए एक्स 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये डायग्राम हो गया। अब हम इसमें पहले निकालते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। किसी प्रोजेक्टाइल का पाथ निकालने के लिए हमें पहले लेना होगा इसकी मोशन को अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन लेने के लिए x इज इक्वल टू यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लेंगे। x इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू है u, और यहाँ t आ गया, ए एक्स 0 है तो ये सब 0, तो t की वैल्यू आ गई x अपॉन यू। अब लेंगे हम अलोंग y एक्सिस। अलोंग y एक्सिस y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे। y इज इक्वल टू यू वाई तो कोई था ही नहीं, 0 आ गया, हाफ ए वाई की जगह g, और यहाँ t की वैल्यू हम रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x अपॉन यू। तो ये x अपॉन यू हमने रख दी फ्रॉम इक्वेशन 1, t इज इक्वल टू x अपॉन यू, और इसका करना है हमें स्क्वायर। तो y इक्वल आ गया g अपॉन 2u स्क्वायर, और यहाँ पर x स्क्वायर। ये है बच्चों, ये है पैराबोला की इक्वेशन। यहां लिख देंगे विच इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन है। सो
द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या हो गया, पैराबोलिक आ गया ये, ठीक है ना। y इज इक्वल टू, यहाँ ये कांस्टेंट वैल्यू और इधर एक्स स्क्वायर। अब निकालते हैं इसका हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां हम इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब y को रख देते हैं हम h, y एक्सिस के अलोंग आप देख रहे हैं ना कि h है ये वैल्यू, तो y की वैल्यू h रख देते हैं। यू वाई, इनिशियली y डायरेक्शन में कोई वैल्यू ही नहीं थी, हाफ, यहाँ ए वाई जी है और इधर ये टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2h अपॉन जी, तो t की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट की जितनी देर वो एयर में रहा। अब देखते हैं कि ये कितनी दूर जाके गिरता है, इसकी रेंज देखते हैं। तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये लेते हैं। x को रख देते हैं हम r, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग ही रेंज आएगी, और यू एक्स तो u है, और t की वैल्यू ये है हमारे पास अंडर रूट 2h अपॉन जी, और बाकी की पूरी टर्म जीरो आ जाएगी। ए एक्स की वैल्यू तो जीरो है ना, तो और कोई टर्म ही नहीं आएगी, तो बस ये इतना आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। ये आ गई रेंज। अब वो फाइनली किस वेलोसिटी से हिट करती है, ये जो यहाँ पे उसने हिट किया, यहाँ पर जो हिट किया, ये वेलोसिटी v कितनी है, तो वो देख लेते हैं। तो वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग तो उसकी वैल्यू चेंज होती ही नहीं है, तो वो तो यू स्क्वायर ही रहेगी, और वी वाई की वैल्यू हम यू प्लस ए टी से निकाल लेते हैं। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई तो जीरो ही है और ये आ गया जी टी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, जी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल हिट करेगा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर वेलोसिटी से। तो ये हो गया बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब देखते हैं हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल, आता है तो हम इसको डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया गया और फिर वो इस तरीके से जाके एक प्लेन में मूव करते हुए ग्राउंड को हिट करता है। इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया गया है, इधर x एक्सिस के अलोंग ये ux हो गई और इधर y एक्सिस के अलोंग ये वेलोसिटी uy हो गई, क्योंकि हम यहाँ x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों ही लेंगे ना, ये सब हमने इससे पहले की वीडियोस में अच्छे से पढ़ लिया है। ux की वैल्यू, ये एंगल हमें थीटा गिवन है कि थीटा एंगल पे थ्रो किया जाता है, तो ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। थीटा की साइड हम कॉस लेते हैं ना, क्योंकि थीटा की साइड बेस होता है, और ये इधर परपेंडिकुलर, ये हो गया u साइन थीटा। तो यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा। अब इस ऑब्जेक्ट को एक बार थ्रो करके फिर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है ग्रेविटी के अलावा, बस एक ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ही ये मूव करता है, तो मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग इसमें अब कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो जो इस डायरेक्शन में इसके जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे, इस डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट्स आएंगे, ये हमने कंपोनेंट्स ही तो लिए ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यू एक्स एंड यू वाई, तो ये जितने भी कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस के अलोंग आएंगे वो सभी u इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, आप किसी भी टाइम पर देख लें सब सेम रहेंगे, सबकी वेलोसिटीज सेम रहेंगी, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो एक्सेलरेशन है, इसलिए ये सारे सेम रहेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी काम कर रही है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पहुंचकर जो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है वो हो गई जीरो, और उसके बाद जब वो नीचे आना शुरू होता है तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी इधर पहले डिक्रीज हो रही है वाई एक्सिस के अलोंग और फिर जीरो हो गई मैक्सिमम हाइट पर, इस हाइट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल नीचे आना शुरू होता है, तो उसकी जो ये वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो हम यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस डायग्राम के लिए। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स लिख लिए तो फिर आपके लिए ये डेरिवेशन सब बहुत ईजी हो जाता है। क्या क्या लिखना है हमें? यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, और ये हाईएस्ट पॉइंट पे ये हमने लिखा ही हुआ है कि वी वाई की वैल्यू 0 होती है। इसको O माना है, मतलब यहाँ पर x नॉट की वैल्यू 0 है, x नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये रेस्ट में है। और यहाँ से O से सपोज ये P तक आके गिरता है, मतलब यहाँ P पे आके फिर से y की वैल्यू 0 हो गई है। तो ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस पर हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस कवर की गई उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है। तो अब हमें डायग्राम के बारे में सब क्लियर हो गया है। तो अब हम पोजीशन और वेलोसिटी ये दोनों देख लेंगे कि कैसे हम निकालेंगे। तो पहले हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास इक्वेशन ये है ना, इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 पे x नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ इसी इक्वेशन से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से ही लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू एक्स नॉट 0 हो गया, और ये जो यहाँ पे v नॉट लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख रहे हैं? u लिख रहे हैं। तो ये x मीन्स यहाँ पर ये यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में वैल्यूज रख देते हैं हम, x इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू u कॉस थीटा, ये सब हमने यहाँ पर लिखी हुई है ना, तो u cos थीटा t, ax की वैल्यू क्या है? 0, तो ये वाली टर्म ही पूरी 0 हो गई। इससे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा t। अब आप मोशन अलोंग y एक्सिस ले लेते हैं, मोशन अलोंग y एक्सिस, और फिर हम यही इक्वेशन लेंगे कि y एक्सिस के अलोंग वाली इक्वेशन, इसमें y नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू y नॉट 0 हो गया, u वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज रख देते हैं, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, ये टी यहाँ पर, फिर ए वाई की वैल्यू माइनस जी, तो 1/2 जी टी स्क्वायर। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन हमें देखनी है कि ये पैराबोलिक होती है ना, ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो अब हम ये पैराबोलिक इक्वेशन कैसे आती है उसे देख लेते हैं। हम यहाँ इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल लेते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा, और उस t की वैल्यू को यहाँ y एक्सिस के अलोंग जो इक्वेशन है इसमें रख देंगे। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस हाफ जी t की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा और इसका स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा y इज इक्वल टू, यहाँ u से u कैंसिल हो गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आ गया, तो टेन थीटा, और क्या है ये इधर x माइनस g, और x का स्क्वायर है तो g एक्स स्क्वायर आ गया अपॉन 2, यहाँ u कॉस थीटा का स्क्वायर है तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं ना कि ये जो है इक्वेशन वही मिल गई है हमें यहाँ पर, और ये जो इक्वेशन है बच्चों ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। इसको कंपेयर करते हैं हम पैराबोला की इक्वेशन से, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पैराबोलिक इक्वेशन है बच्चों। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पर a हो गया और ये वैल्यू हो गई b की, तो मीन्स ये इक्वेशन पैराबोला की आती है। मीन्स पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं, तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, इससे ये हमें पता चल जाता है। तो आपका ये पूरा डेरिवेशन ही रिवाइज हो गया यहाँ पर बच्चों। अब आगे देखते हैं द मैक्सिमम हाइट दैट प्रोजेक्टाइल अटेन्स। तो हमने यहाँ पर ये h लिया है मैक्सिमम हाइट, तो अब हम ऐसा करते हैं h फाइंड कर लेते हैं r, और टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उसको थ्रो करने के बाद वो जब वापस ग्राउंड में आ रहा है तो कितनी देर वो हवा में रहा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये देख लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम मोशन अलोंग वाई एक्सिस वाली, मोशन अलोंग वाई एक्सिस ये ले लेते हैं, और इसमें इक्वेशन लेते हैं हम
वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 AYH। ठीक है, अब वी वाई हमने देखा कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, यहाँ पे हम ये मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं ना, तो मैक्सिमम हाइट पे हमने ये देखा कि मैक्सिमम हाइट पर वी वाई की वैल्यू कितनी है, 0। तो हम यहाँ पे इसको 0 रख देंगे। यू वाई यू साइन थीटा इसका स्क्वायर हो गया। ए वाई की वैल्यू -g, तो यहाँ -2g और h, इसको हम मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं। इससे हम देख सकते हैं कि h की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, तो हमें ये वैल्यू, ये देख लिया आपने, ये हमने मैक्सिमम हाइट निकाल ली। उसके बाद है टाइम टेकन टू रीच दिस हाइट, सिर्फ इतनी हाइट तक पहुंचने का टाइम, यहाँ तक इस पॉइंट तक पहुंचने का टाइम जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है वो देखना है। टोटल टाइम हमने माना है t, यहाँ तक का पहुंचने का टाइम बस यहाँ तक का हुआ, तो इसको स्मॉल t, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। इसके लिए भी हम मोशन अलोंग वाई एक्सेस ले लेते हैं और फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं t फाइंड करने के लिए। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब इसमें वैल्यू रख दी, वी वाई की वैल्यू 0, यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू -g और t, ये t कौन सा है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टी एम मैक्सिमम हाइट तक का टाइम क्या आ जाएगा, u साइन थीटा अपॉन g। इसी से अगर टोटल टाइम फाइंड करेंगे तो हम 2 से जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास t भी आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द पोजीशन इट पासेस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हमने थ्रो किया उस टाइम पर y इज इक्वल टू 0 था, उसके बाद जब वो आके वापस ग्राउंड से टकराएगा तो फिर y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है रेंज। तो अब यहाँ हॉरिजॉन्टल रेंज r के लिए ये मोशन है x एक्सिस के अलॉन्ग, तो हम यहाँ पे अब इक्वेशन x एक्सिस वाली ले लेते हैं। x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। जो x है वो है r रेंज, यू एक्स यू कॉस थीटा, टी ये टोटल टाइम जो लगा, ये कैपिटल T आ जाएगा यहाँ पर, और ए एक्स की वैल्यू 0 होती है तो इधर सब 0 हो गया। तो r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और इस t को हम रख देंगे यहाँ से 2u साइन थीटा अपॉन g, ये आ जाता है u स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। तो r की वैल्यू u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का होता है, तो यहाँ गया साइन 2 थीटा और अपॉन में ये g। तो ये हमें मिल गया रेंज का फॉर्मूला। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई है, यहाँ पर ये टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम आ गया है, और ये है टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम हाइट का टाइम है उसका डबल कर देते हैं तो टोटल टाइम आ जाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन ac is equal to v square upon r. The direction of ac is always towards the center of the circle. तो ये हो गया सर्कल का सेंटर। तो ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पर है, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स सेंटर होगी। किसी भी पॉइंट पर देखें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ही रहेगी। और ये a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आर यहाँ पर इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है। बच्चों इसका भी डेरिवेशन हम इन शॉर्ट देख ही लेते हैं। कोई पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में, यहाँ इसका सेंटर है O, पहले वो P पोजीशन पर है और ये है पोजीशन वेक्टर R1, फिर उसके बाद वो यहाँ आ जाता है P डैश पोजीशन पर और ये इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ये दोनों रेडियस ही तो मैग्नीट्यूड में ये R1 R2 इक्वल रहेंगे। P पर उसकी वेलोसिटी ये टेंजेंशियल V1 हो गई और इधर P2 पर ये वेलोसिटी इधर V2 हो गई। ठीक है, वेलोसिटी है कंटिन्यूसली, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड स्पीड वो कांस्टेंट ही है।
तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r1 r2, तो ये हो गया डेल्टा r। तो यहाँ पे हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स मिलते हैं। वो दो सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं। P से P डैश तक के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। OP पे परपेंडिकुलर है ये V1 और OP डैश पे परपेंडिकुलर है V2। तो जो एंगल R1 R2 के बीच में बन रहा है वही V1 और V2 के बीच में भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों जो रेडियस वेक्टर हैं उनके परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज जैसे ये हमने यहाँ R1 और इधर ये R2 लिया, ये डेल्टा थीटा लिया और इधर ये डेल्टा R लिया हमने। अब मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम है, R1 R2 बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर ये V1 V2, इधर ये V1 आ गया, इधर ये V2 और यहाँ पर फिर ये डेल्टा V इसी तरीके से आ जाएगा। और ये एंगल भी डेल्टा थीटा आया, क्योंकि R1 R2 पे ये V1 V2 कॉरेस्पॉन्डिंगली परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों ट्रायंगल ही सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए हैं और इसमें R1 का मैग्नीट्यूड R2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, इसको जस्ट हम R लिख दे रहे हैं। और इधर ऐसे ही V1 का मैग्नीट्यूड V2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और इसको हम V लिख दे रहे हैं सिंपली। अब दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स में हम साइड्स के रेशो सेम ले लेते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड के रेशो सेम रहते हैं ना। इन सिमिलर ट्रायंगल्स डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन R। डिवाइड कर देते हैं हम दोनों साइड डेल्टा T से, तो डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन R डेल्टा T। अब इसमें आप देखिए ये डेल्टा V बाय डेल्टा T क्या बन गया, एक्सेलरेशन, तो A अपॉन V आ गया इधर। और इस साइड ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये बन गई वेलोसिटी V अपॉन R आ गया। इस V को ले गए इस साइड, तो A इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R आ जाता है। तो इस तरह से ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ है। तो ये आपने ऐसे डेरिवेशन का भी रिवीजन कर लिया, इंपॉर्टेंट है। इससे ही हम सेंट्रिपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R भी निकाल लेते हैं। ये सेंट्रिपिटल फोर्स है ये। द एंगुलर स्पीड ओमेगा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस। इट इज रिलेटेड टू वेलोसिटी v एंड v इज इक्वल टू ओमेगा r। बच्चों अब जैसे ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो एक एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है और ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, r भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ये एक यहाँ पे एग्जाम्पल आपको क्रॉस प्रोडक्ट का भी दिख जाएगा। अब ये कैसे आता है v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, इसको भी देख ही लेते हैं हम। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एंगल डेल्टा थीटा, आर्क डेल्टा, ये हमने यहाँ पे पी डैश को ना डेल्टा आर लिख लिया और रेडियस को लिख लिया आर। अब दोनों साइड फिर डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया इसको, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और इधर ये 1 अपॉन आर ऐसे ही रहा। ये क्या बन गया, ओमेगा, और डेल्टा आर बाय डेल्टा टी ये होता है v और v अपॉन r। तो इससे आ जाता है v इज इक्वल टू r ओमेगा। Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.